हेलो क्लास। कक्षा 12वीं के भौतिकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्यू गुणक और अनुनाद की तीक्ष्णता, क्वालिटी फैक्टर एंड शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। तो क्वालिटी फैक्टर मतलब अनुनाद की तीक्ष्णता होती है, वह क्या होती है। तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ बेसिक जानते हैं। पिछले क्लास में हमने क्या है LCR सर्किट के बारे में पढ़ा था और जाना था कि उसकी जो अनुनादी आवृत्ति कितनी होती है, वह होती है 1/2π√LC, है ना। ये क्या होती है, अनुनाद की आवृत्ति होती है तथा अनुनाद की आवृत्ति में XL इंटू XC होती है, अर्थात प्रतिघात और दोनों प्रतिघात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, तो हम जानते हैं, देख लीजिए बेसिक इसके बारे में। हम जानते हैं कि अनुनादी आवृत्ति पर धारा का मान अधिकतम होता है तथा परिपथ के प्रतिरोध के विशिष्ट मान के लिए आवृत्ति में वृद्धि या कमी से धारा के मान में क्या होता है, तेजी से परिवर्तन होता है। चित्र 13.23 में अनुनाद आवृत्ति से कम और अधिक दोनों आवृत्तियों में परिवर्तन के साथ धारा के मान में परिवर्तन को प्रदर्शित किया गया है। चित्र देखिए, इस चित्र को देखिए, यहाँ क्या है, धारा और आवृत्ति के बीच में ग्राफ को प्रदर्शित किया है। यह R1 प्रतिरोध, R2 और R3 तीन अलग प्रतिरोध है। तो यहाँ देखिए, जो धारा का जो मान है ना, वह एक निश्चित आवृत्ति के लिए सर्वाधिक है। मान लीजिए हम लोग क्या R1 कर्व को लें, है ना, R1 कर्व को लें, तो इसके धारा आवृत्ति के एक निश्चित मान के लिए इसका मान अधिकतम है। फिर उससे कम आवृत्ति पर आते हैं तो क्या है, धारा का मान कम हो रहा है। फिर उससे और अधिक बढ़ते हैं तो भी धारा का मान क्या है, कम हो रहा है। इसी प्रकार हम लोग ये R2 वाले लेते हैं तो इसमें भी क्या है, ये धारा का मान यहाँ पे क्या है, इस आवृत्ति पे क्या है, सर्वाधिक है। फिर इससे कम आवृत्ति पे आते हैं तो भी ये घट रहा है, और इससे आगे जा रहे हैं, आगे आवृत्ति आ रहे हैं तो भी धारा का मान क्या है, घट रहा है। और लेकिन जैसे जैसे हम लोग प्रतिरोध का मान बढ़ाते जाते हैं, इसकी तीक्ष्णता क्या है, और अधिक बढ़ती जाती है। तीक्ष्णता का मतलब ये उभार से है। ठीक, समझ में आया चित्र। देखते हैं आगे, इसके अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ देखिए बताया गया है कि प्रतिरोध के अधिक मानों के लिए यह परिवर्तन सपाट तथा प्रतिरोध के कम मानों के लिए यह परिवर्तन क्या है, तीक्ष्ण होते जाता है ना। तो प्रतिरोध के अल्प मान के लिए कोणीय आवृत्ति में थोड़े से परिवर्तन से भी धारा के जो मान होता है उसमें बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे परिपथ को जिसमें आवृत्ति के कारण धारा के मान में अत्यधिक परिवर्तन होता है, अधिक तीक्ष्ण या अधिक वर्णक्षम कहते हैं। ऐसे परिपथ को जिसमें आवृत्ति के कारण धारा के मान में अत्यधिक परिवर्तन होता है, अधिक तीक्ष्ण या अधिक वर्णक्षम कहते हैं। तो अनुनाद की तीक्ष्णता का निर्धारण एक विमाहीन राशि से किया जाता है। कोई परिपथ कितना अनुनादी है तो इसका निर्धारण एक फैक्टर से किया जाता है, और उस फैक्टर की विमा क्या होती है, नहीं होती है, विमाहीन कहा गया है। यहाँ पे विमाहीन बताया गया है। ठीक है, तो उस फैक्टर को कहते हैं क्वालिटी फैक्टर, क्यू गुणक उसको कहते हैं। तो श्रेणी अनुनादी परिपथ में प्रेरकत्व अथवा संधारित्र के सिरों के बीच उत्पन्न वोल्टेज और लगाए गए वोल्टेज के अनुपात को परिपथ की क्यू गुणक कहते हैं, और इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो किसे कहते हैं, क्यू फैक्टर। श्रेणी अनुनादी परिपथ में प्रेरकत्व अथवा संधारित्र के सिरों के बीच उत्पन्न वोल्टेज तथा लगाए गए वोल्टेज के अनुपात को उस परिपथ का क्यू गुणक कहते हैं। इस सूत्र के रूप में हम इसे देखना चाहे तो हमें प्राप्त होगा Q इज इक्वल टू L या C के सिरों के बीच उत्पन्न वोल्टेज
अपॉन लगाया गया या आरोपित वोल्टेज। तो L के सिरों के बीच में उत्पन्न वोल्टेज हो जाएगा XL इंटू I। ठीक, तो अनुनादी आवृत्ति पर लगाया गया जो वोल्टेज है वह प्रतिरोध R के सिरों के बीच लगाए गए वोल्टेज के तुल्य होता है। तो इस प्रकार ओम के नियम से हम लोग इसे निकाल सकते हैं, V इज इक्वल टू RI आरोपित वोल्टेज है ना। तो फार्मूला में पुट करने पर आएगा हमारे पास Q इज इक्वल टू XL अपान RI। तो I से I क्या है, कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा XL अपान R। तो XL का वैल्यू सभी को मालूम है क्या होता है, ओमेगा L अपान ओमेगा L होता है ना, अपान क्या होगा R। तो इस प्रकार W हम लोग को पता है अनुनाद की आवृत्ति में ओमेगा का मान होता है ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट LC है ना। तो ओमेगा का मान को यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा Q इज इक्वल टू 1 अपान L अंडर रूट LC इंटू L अपान R। तो यहाँ पे अंडर रूट L का हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, L हो जाएगा है ना। तो L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा Q इज इक्वल टू 1 अपान R अंडर रूट L बाई C। ठीक, तो यह जो आ गया वही है क्या, श्रेणी अनुनादी परिपथ का तीक्ष्णता क्वालिटी फैक्टर। ठीक, तो Q गुणक के मान को अधिक होने के लिए, इस Q के मान को अधिक होने के लिए क्या है, सर्वप्रथम R के मान को कम होना चाहिए। क्यों कम होना चाहिए, क्योंकि Q व्युत्क्रमानुपाती है R के, अर्थात R का मान जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो Q का मान क्या है, घटते जाएगा, और R का मान जैसे जैसे कम होगा तो क्या है, Q का मान बढ़ेगा। और L बाई सी अंडर रूट L बाई सी के मान को अधिक होना चाहिए। तो इस प्रकार इसकी दो शर्तें हैं, क्वालिटी फैक्टर के मान को अनुनाद की तीक्ष्णता सर्वाधिक अधिक होने के लिए दो फैक्टर हैं, पहला है प्रतिरोध, परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध, और L बाई सी का अनुपात, L बाई सी अर्थात प्रेरकत्व तथा धारिता के अनुपात। तो प्रतिरोध का मान अधिक होना चाहिए और धारिता के मान को धारिता का मान क्या है, कम होगा। तो यह दो ऐसी स्थिति हैं जिसमें अनुनाद की तीक्ष्णता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और अधिक होने के लिए जस्ट इसका अपोजिट R का मान क्या है, कम होना चाहिए, और L बाई सी के मान को अधिक होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग देखेंगे जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होता है उसमें शक्ति है ना, प्रत्यावर्ती परिपथ धारा परिपथ की शक्ति कितनी होती है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आप सभी को पता ही होगा कि शक्ति किसे कहते हैं, शक्ति की परिभाषा क्या होती है। तो विद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर को शक्ति कहते हैं, है ना। कक्षा 11वीं में आपने पढ़ा ही होगा, विद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर को शक्ति कहते हैं और इसे P इज इक्वल टू VI से प्रदर्शित करते हैं। तो सेम यही है यहाँ भी, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज के ताक्षणिक मान तथा धारा के ताक्षणिक मान के गुणनफल को उस परिपथ की ताक्षणिक शक्ति कहते हैं, और सूत्र के रूप में यह है P इज इक्वल टू VI है ना। तो सूत्र को याद रखेंगे तो ये परिभाषा भी बन जाएगा कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो वोल्टेज है, वोल्टेज के ताक्षणिक मान और धारा के ताक्षणिक मान के गुणनफल को परिपथ की शक्ति, ताक्षणिक शक्ति कहते हैं, है ना। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या है, एक प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज का समीकरण लेते हैं। तो आपको सभी को पता है ना, माना कि किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण होता है V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक, अब
इसी क्षण में परिपथ में I धारा प्रवाहित हो रही है तो उसका समीकरण हो जाएगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, जहाँ पे फाई क्या है, वोल्टेज और धारा I के मध्य क्या है, कलांतर है। ठीक, तो इसे ले लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 3। ठीक, तो समीकरण 1 से क्या है, v और I का मान हम लोग क्या है इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा p इज इक्वल टू वी का मान रखेंगे तो v 0 साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। तो इसके बाद क्या है, हम लोग जमा दिए दोनों को, v नॉट आई 0 इंटू साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, और ऊपर में क्या है, इसको सूत्र के रूप में लाने के लिए ऊपर नीचे हम लोग क्या है 2 का गुणा कर दिए हैं, है ना। ऊपर भी 2 का गुणा किए हैं और नीचे भी 2 का गुणा किए हैं, है ना, या 2 का गुणा और भाग करने पर। ठीक, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो इस प्रकार यह फॉर्मूला में आ गया 2 साइन ए इंटू साइन बी। मैथ्स वाले ध्यान देंगे ये फॉर्मूला, और आप लोग भी पढ़े हो बायो वाले, है ना, भौतिकी में कक्षा 11वीं में है ये फॉर्मूला, मापन वाले अध्याय में या फिर समाकलन अवकलन जिसमें दिया है उसमें ये फॉर्मूला है। ठीक, तो जिसको नहीं पता वो देखे फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो यहाँ पे ए क्या है, ओमेगा टी है, और बी क्या है, ओमेगा टी माइनस फाइव। तो ये वाला वैल्यू हम लोग इसमें रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा p इज इक्वल टू 1/2 वी नॉट आई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस 5, और माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस 5। तो इस प्रकार यहाँ पे देखिए ये दोनों तो क्या है कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, cos 5 बचेगा। ठीक, माइनस ये दोनों क्या होगा आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा cos 2 ओमेगा टी माइनस 5, है ना। तो एसी परिपथ में क्या होता है, यहाँ ध्यान दीजिए इधर, एसी परिपथ में एक पूर्ण चक्र में क्या होता है, cos 2 ओमेगा टी माइनस 5 का जो औसत मान होता है वह क्या होता है, शून्य होता है। तो इसके जगह में क्या हो जाएगा, इसके जगह में 0 हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास जो बचेगा वह आ जाएगा हमारे पास P एवरेज इज इक्वल टू 1/2 वी नॉट आई नॉट इंटू कॉस 5, है ना। तो P एवरेज इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन √2 इंटू आई नॉट अपॉन √2 इंटू कॉस 5। तो इस प्रकार हमारे पास इसका यहाँ पे देखिए 2 का हम लोग क्या है, 2 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 है इसे क्या है √2 इंटू √2 लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि वर्ग वर्ग क्या हो जाता है, दोनों कैंसिल, वर्ग वर्गमूल ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये हो जाएगा 2 2 ने 4 मतलब अंडर 2 का वर्ग, ये ऐसे हो जाएगा। इतना डिटेल आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी लोग को पता ही होगा, इतना बेसिक्स मैथ है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इसका मान होता है IRMS इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन √2। यह क्या होता है, IRMS का मान होता है धारा का औसत वर्ग माध्य मूल मान, है ना, बराबर शिखर मान अपॉन √2। तो ये वाला वैल्यू इसी प्रकार वोल्टेज के लिए भी होता है ना। तो दोनों मान को यहाँ पे रखे हैं धारा और वोल्टेज की जगह में, तो P एवरेज इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस आ गया cos 5। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, यही क्या हो गया, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की शक्ति हो गया। यह शक्ति क्या है, एवरेज शक्ति है। ठीक, जब हम लोग cos 2 ओमेगा टी माइनस 5 को वैल्यू 0 रखें तो वो क्या हो जाता है, एवरेज शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो यह क्या हो गया,
प्रत्यावर्ती धारा का क्या है, औसत शक्ति हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये cos फाई होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिपथ की शक्ति गुणांक कहते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की औसत शक्ति व्यय उसके औसत मान यहाँ VRMS अर्थात वर्ग धारा के आभासी मान या जिसे कहते हैं वर्ग माध्य मूल मान के मानों पर क्या होता है, निर्भर करता है धारा और वोल्टेज के। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ हम लोग cos फाई को लिखेंगे। cos फाई इज इक्वल टू होता है, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, परिपथ की शक्ति गुणांक। जहाँ cos फाई को परिपथ की शक्ति गुणांक कहते हैं, ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आया। अच्छा, अब इसको और थोड़ा अच्छे से देखते हैं कि यह cos फाई जो होता है वह वास्तव में होता क्या है। तो देखिए, हमारे पास पी एवरेज का मान आया VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, है ना, जहाँ VRMS IRMS प्रत्यावर्ती वोल्टेज और धारा के आभासी मान है तथा cos फाई को हम लोग कहते हैं शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर, और इसका मान किस पे निर्भर करता है, परिपथ की प्रकृति पर निर्भर करता है। इस प्रकार औसत शक्ति इज इक्वल टू आभासी वोल्टेज गुणित आभासी धारा गुणित शक्ति गुणांक। तो किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की शक्ति गुणांक वह राशि है जिसका आभासी शक्ति में गुणा करने पर एक पूर्ण चक्र में व्यय हुई औसत शक्ति का मान ज्ञात हो जाता है। तो किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की औसत शक्ति गुणांक वह राशि होती है जिसका आभासी शक्ति में गुणा करने पर एक पूर्ण चक्र में व्यय हुई औसत शक्ति का मान क्या होता है, ज्ञात हो जाता है। श्रेणी LCR परिपथ के लिए हमें पता है tan फाई इज इक्वल टू होता है ओमेगा L माइनस 1 अपान ओमेगा C अपान R, है ना। LCR परिपथ में tan फाई का मान हम लोग निकाले थे, वही वैल्यू यहाँ पे रखे हैं। अब tan फाई है तो हम लोग क्या है, cos फाई निकाल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, लंब लक अकला लंब बटे आधार है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या है, cos फाई का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो आधार बटे कर्ण, तो R अपान कर्ण आ जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपान ओमेगा C पूरे का स्क्वायर। तो इस प्रकार से cos फाई का वैल्यू यहाँ पे आ गया। तो यहाँ देखिए, यह जो वैल्यू आया है वह क्या है, परिपथ की LCR परिपथ की प्रतिबाधा है। आप देखिए, पुराने वाले क्लास में हम लोगों ने LCR सर्किट की प्रतिबाधा निकाले थे, है ना। तो LCR सर्किट के लिए tan फाई का मान आया था, tan फाई का मान यहाँ से देखिए इतना आया था, है ना। और इस परिपथ की प्रतिबाधा आया था Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओमेगा L माइनस 1 अपान ओमेगा C अपान पूरे का होल स्क्वायर, और ये क्या है, अंडर रूट में है ना। तो ये क्या है, परिपथ की प्रतिबाधा है। तो यहाँ पे देखिए, यह क्या है, Z इसके जगह में क्या है, हम लोग Z लिख सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमारे पास आएगा cos फाई इज इक्वल टू R अपान Z। तो इस प्रकार अन्य शब्दों में हम लोग शक्ति गुणांक को परिभाषित करना चाहें तो शक्ति गुणांक इज इक्वल टू प्रतिरोध बटा प्रतिबाधा, तो है ना। तो इस समीकरण में cos फाई का मान रखने पर हमारे पास आ जाएगा P एवरेज इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS अपान RZ। तो हमारे पास आएगा, वैल्यू को यहाँ पे पुट आउट करेंगे cos फाई का, जो cos फाई का जो वैल्यू आया है वह आया है R अपान Z। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो P एवरेज का वैल्यू आ जाएगा VRMS इंटू IRMS इंटू R अपान Z। ठीक है,
तो इस प्रकार से हम लोग औसत शक्ति व्यय निकाल सकते हैं। ठीक है, और कॉस फाई शक्ति गुणांक का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अलग अलग जो परिपथ है उसके लिए हम लोग अलग अलग औसत शक्ति व्यय को निकालेंगे। तो देखते हैं इसकी अलग अलग स्थिति होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, पहला देखेंगे हम लोग ऐसी परिपथ जिसमें केवल ओमीय प्रतिरोध हो, ओमीय प्रतिरोध हो, है ना। ऐसी परिपथ जिसमें केवल क्या है, यहाँ पे एसी ही है, एसी परिपथ। ठीक है, ऐसी परिपथ जिसमें क्या है, जिसमें केवल क्या है, ओमीय प्रतिरोध हो। तो इसके लिए क्या होता है, फाई का जो वैल्यू होता है वह क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या होते हैं, दोनों समान कला में होते हैं। तो फाई का वैल्यू आता है 0। तो हमारे पास कॉस 0 अंश फाई का मान आ जाएगा 1। तो इस प्रकार पी एवरेज आ जाएगा हमारे पास VRMS इंटू IRMS, है ना। परंतु हम एक फॉर्मूला पता है, IRMS का जो मान होता है वह होता है VRMS अपॉन R। ओम के नियम से पता है I इज इक्वल टू V अपॉन R, है ना। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा P एवरेज इज इक्वल टू VRMS इंटू, यहाँ पे लिख देता हूँ, परंतु VRMS अपॉन R, है ना। तो इस प्रकार हमारे पास P एवरेज का जो मान आया वह आ गया V² RMS अपॉन R। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अलग स्थिति, जब एसी परिपथ में केवल धारिता हो, है ना। इसकी दूसरी स्थिति क्या है, एसी परिपथ जिसमें क्या है, धारिता। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, धारिता हो। तो धारिता के लिए क्या होता है, जो फाई का जो मान होता है वह क्या है, पश्चिगामी होता है, कितना, 90 अंश का, है ना। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, कॉस जो फाई का जो वैल्यू है वह क्या हो जाएगा, कॉस 90 का वैल्यू होता है 0। तो इस प्रकार हमारे पास P एवरेज का जो मान आ जाएगा वह क्या हो जाएगा, 0। अतः हम लोग कह सकते हैं कि ऐसी परिपथ जिसमें केवल धारिता हो उसमें क्या है, शक्ति जो व्यय, औसत शक्ति व्यय होता है वह 0 होता है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, जब क्या है हमारे पास केवल क्या है, प्रेरकत्व हो, है ना, केवल प्रेरकत्व हो, तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी फाई का जो वैल्यू आता है वह क्या होता है, π/2 आता है, अग्रगामी होता है ना। तो जो कॉस फाई का वैल्यू होगा वह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास P एवरेज, इसका भी जो वैल्यू आएगा वह क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी परिपथ जिसमें केवल धारिता हो अथवा केवल प्रेरकत्व हो, उसकी औसत शक्ति व्यय होती है वह क्या होती है, 0 होती है। तो अब हम लोग चलते हैं ऐसी परिपथ जिसमें क्या है, प्रतिरोध और धारिता दोनों हो। ठीक है, तो चौथा देखते हैं, जिसमें प्रतिरोध व धारिता दोनों हो। तो प्रतिरोध और धारिता दोनों हो तो उसमें क्या होता है, पिछले क्लास देखिए 10 फाई का जो वैल्यू आया था हमारे पास वह आया था ω/c/R। ठीक है, 1/ω/c/R, है ना। तो यहाँ से हम लोग cos फाई का जो वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा हमारे पास R/R² प्लस 1/c का
स्क्वायर, है ना। तो अब पी एवरेज के फॉर्मूला में इसे रख देना है, तो पी एवरेज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू कॉस फाई, तो कॉस फाई की जगह में लिखेंगे आर अपॉन अंडर रूट आर प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी स्क्वायर, है ना। तो हम लोग को पता है ओम के नियम से इसका भी वैल्यू क्या आता है, आई आर एम एस का वैल्यू आएगा वी आर एम एस अपॉन जेड, है ना। तो ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो इस प्रकार हमारे पास आ जाएगा वी आर एम एस इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी पूरे का होल स्क्वायर इंटू आर इंटू वी आर एम एस। आई का वैल्यू यहाँ पे रहे हैं, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर की जगह में क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, है ना। आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वी सी स्क्वायर, यहाँ पे लिख देता हूँ आई आर एम एस इज इक्वल टू आर अपॉन जेड, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास औसत शक्ति व्यय आ जाएगा पी एवरेज इज इक्वल टू वी स्क्वायर हो जाएगा आर एम एस इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ये वर्गमूल क्या है, कैंसिल हो जाएगा, है ना, 1 अपॉन ओमेगा सी पूरे का स्क्वायर, ठीक है। यह आ गया जिसमें प्रतिरोध और धारिता दोनों हो एसी परिपथ में, है ना। अब हम लोग जानेंगे एसी परिपथ जिसमें प्रतिरोध और प्रेरकत्व दोनों हों, ठीक है। एसी परिपथ जिसमें प्रतिरोध और प्रेरकत्व दोनों होते हैं, यहाँ लिखते हैं, यह है 5वें नंबर का एसी परिपथ जिसमें प्रतिरोध व प्रेरकत्व दोनों हो। तो इसमें क्या होगा, सेम इसी तरह निकालना है। यहाँ पे क्या है, एक चेंज होगा बस, ये ओमेगा सी है वह क्या हो जाएगा 1 अपान ओमेगा सी है, उसके जगह में लिखेंगे एक्स एल का वैल्यू कितना आता है, ओमेगा सी ओमेगा इंटू एल, है ना, ओमेगा इंटू एल आता है, वही वैल्यू पुट चेंज होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं, आप लोग इसे सॉल्व करिएगा। पी जो एवरेज आएगा वह आ जाएगा वी स्क्वायर आर एम एस इंटू आर अपॉन, एक चेंज हुआ है इसमें बस, आर स्क्वायर प्लस ये जो हम लोग आवृत्ति के लिए ले रहे थे, इस संधारित्र के लिए ले रहे थे, उसकी वोल्टेज ना लेके हमें क्या लेना है, प्रेरण कुंडली की जो वोल्टेज है उसको लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ओमेगा एल का स्क्वायर, यह आ गया हमारे पास पी एवरेज का वैल्यू, ठीक है। और एल सी आर के लिए क्या होगा, एल सी आर के लिए हमने सबसे पहले देखा था, एल सी आर के लिए जो यहाँ देखा था सबसे पहले वही होगा एल सी आर के लिए। तो देखिए एल सी आर के लिए आ जाएगा पी एवरेज का मान, उसी तरह निकालना है, इन सभी को जैसे निकाले हैं उसी तरह। तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर आर एम एस इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस प्रतिबाधा कितना आता है 1 अपॉन ओमेगा सी पूरे का स्क्वायर, यह आ गया एल सी आर के लिए, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा तो आप इसे बुक से देखिए, अच्छे से इसको और डिटेल से बताया गया है ना। और पूछेंगे जहाँ पे समझ नहीं आया है, वैसे तो स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना है और कुछ चीज़ नहीं है नया, ठीक है। यहाँ पे एल सी आर के लिए कंफ्यूजन मत होइए, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से बताया गया है, देख लीजिए। जो 10 फाई का जो वैल्यू है वहाँ एल सी आर के लिए आता है ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा सी इंटू आर, है ना। तो ये वाला वैल्यू हम लोग
यहाँ से cos फाई का वैल्यू जो सबसे पहले हम लोग देख ही चुके थे यहाँ पे, तो सेम यही है। ठीक है, जेड का वैल्यू पुट आउट करना है, तो इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा LCR सर्किट के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी को आप लोग क्या है प्रैक्टिस करेंगे, नोटेशन बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।